स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। आज हम इंडियन पॉलिटी में संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी से जुड़े हुए सभी कठिन शब्दों को आसान भाषा में समझेंगे। जैसा कि थंबनेल पर आपको शब्द दिख रहे होंगे, ये शब्द काफ़ी हद तक जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। और इन सभी शब्दों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहना। और बाद में एक टेस्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस टॉपिक से बन सकते हैं सभी को शामिल किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो संविधान है बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी खूबियां खुद में समाहित किए हुए है। इन सभी खूबियों, इन सभी विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक से एमसीक्यू भी बनते हैं एग्जाम्स में, परंतु आज का जो टॉपिक है इससे आपको पॉलिटी से जुड़े हुए बहुत सारे टर्म्स जो आपको काफ़ी हद तक परेशान करते हैं वो सब समझ में आते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को आपको अवश्य देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं, चलिए पहली विशेषता, विशाल एवं लिखित संविधान। ये विशेषता आपने सुनी होगी कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वह विशाल एवं लिखित संविधान है। देखिए, दो तरह का संविधान होता है, एक लिखित, एक अलिखित। लिखित जैसे कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था लिखित संविधान, और उस समय पर ब्रिटेन का चलता था अलिखित संविधान। विशाल का मतलब है हमारा संविधान काफी बड़ा है। तो विशाल से तात्पर्य क्या है, तो आइए देखते हैं। विशाल का मतलब है कि यह विश्व का सबसे विशाल संविधान है, ठीक है। विशाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, ठीक है, 12 अनुसूचियां एवं 22 भाग हैं, ठीक है। जब हमारा संविधान बना था तब अनुसूचियों की संख्या तो हमारी 8 थी, ठीक है। 395 अनुच्छेद, अनुच्छेदों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर देखिए 395 अनुच्छेद, अब आप पढ़ते होंगे कि 450 प्लस जो है अनुच्छेद हो चुके हैं। तो लेकिन जो मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे, अब भी 395 अनुच्छेद ही हैं। बस हमने क्या किया है कि सब आर्टिकल्स को जोड़ के उनकी संख्या बढ़ा दी है। जैसे कि बाद में संविधान संशोधन होता है, तो संविधान संशोधन होने के बाद में हम सब आर्टिकल को ऐड कर देते हैं। जैसे आर्टिकल की बात करें, जैसे मूल संविधान में आर्टिकल 21 है, ठीक है, और हमने बाद में संशोधन किया, तो बाद में हमारा संशोधन हमने इसमें एक ऐड कर दिया 21 क, ठीक है। तो ये इसमें 21 का जब ऐड हो गया तो इससे अनुच्छेदों में एक संख्या की बढ़ोतरी होगी। तो इस तरीके से जो है हमारे साथ 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे 395 अनुच्छेद जो बने थे, वह 395 अनुच्छेद अब भी हैं, ठीक है, जो मूल रूप से हैं। तो चलिए, विशाल एवं लिखित संविधान, तो लिखित का मतलब है हमारा संविधान लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। चलिए अब आगे देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारा भारत देश है, जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे तब हम खुद के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है। जो भी निर्णय लेते थे वो ब्रिटेन की सरकार लेती थी, और उसी के द्वारा जितने भी जो हमारी शासन प्रक्रिया चलाई जाती थी वह चलाई जाती थी। लेकिन आज हम वर्तमान समय की बात करें तो हम खुद के आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी को हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम खुद के प्रभु हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, इसका अर्थ है, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली विशेषता, संसदीय शासन प्रणाली। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ संसद है, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, 2 सदन और राष्ट्रपति से, ठीक है। संसद के अंदर लोकसभा में सरकार चुनी जाती है, लोकसभा में प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल चुनी जाती है। ये सब क्या है, ये संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, जिसको हमने कहाँ से लिया है। देखिए, इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया था संविधान के स्रोत, वहां पर हमने संसदीय शासन प्रणाली को बताया था कि ये हमने किस देश से ली है, तो यह हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। तो यह एक विशेषता है हमारे संविधान की कि इसमें संसदीय शासन प्रणाली को शामिल किया गया है। तो इसका अर्थ होता है कि वास्तविक व नाममात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति। देखिए, ये संसदीय शासन प्रणाली का एक गुण है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र की कार्यपालिका होती है।
वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह होता है प्रधानमंत्री, और नाममात्र की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह होता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दो सदनों लोकसभा व राज्यसभा वाली विधायिका। तो हमारी संसद में एक लोकसभा वाला सदन है, एक राज्यसभा का सदन है। ठीक है, तो ये एक संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तीसरा पॉइंट, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी। जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगली विशेषता देखते हैं, कठोर एवं लचीला संविधान। जैसे हम कहते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, कठोर एवं लचीला है, लेकिन इसको जब समझाने की बात आती है तो काफी मतलब दिक्कत होती है इसको बताने में कि कैसे कठोर है और कैसे लचीला है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। कठोर संविधान की अगर हम बात करें तो कठोर संविधान वह होता है जहां पर संविधान संशोधन करना कठिन हो। ठीक है, और लचीला वह होता है जहां पर संविधान संशोधन करना आसान हो। कठोर की बात करें तो अमेरिका है, अमेरिका में जो है कठोर संविधान है, वहां पर संविधान संशोधन करना कठोर है। लचीले की बात करें तो लचीला ब्रिटेन, तो यहाँ पर जो है संविधान संशोधन करना आसान है। ठीक है, लेकिन हमारा भारत, हमने तो जब हमारा बाद में संविधान बना तो हमने बाह्य स्रोतों के रूप में अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें हमने अंतर्गत की थी। ठीक है, तो हमारा संविधान कठोर एवं लचीला है। कैसे, तो देखिए कठोर संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, यानी कठोर होती है, ये मैंने अभी आपको बताया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है, आसान होती है। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया हैं। हमारे संविधान की बात करें तो हमने जो है 3 प्रक्रिया अपना रखी है संविधान संशोधन की। कौन कौन सी 3 प्रक्रिया, तो देखिए पहला, साधारण बहुमत से हम जो है अपने संविधान में संशोधन हम साधारण बहुमत के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी राज्य को अगर हमारे संघ में शामिल करना है, उसकी नाम सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये साधारण बहुमत से कर लिया जाता है। विशेष बहुमत से, ठीक है, और तीसरा होता है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के समर्थन से। तो 3 तरह से हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती है। तो इसलिए कहते हैं कि एक तरफ तो हम जो है काफी मतलब लचीलापन दिखा रहे हैं, जैसे कि साधारण बहुमत से हमने क्या किया, संविधान संशोधन कर लिया। विशेष बहुमत से, यानी विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 से पारित किया। जैसे कि किसी भी पदाधिकारी या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ भी अगर मैटर है तो 2/3 को लेकर किया जाता है संविधान संशोधन। ठीक है, नागरिकों के अगर मौलिक अधिकार वगैरह की बात हो तो। ठीक है, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के समर्थन से, मतलब जैसे हमने जीएसटी को लागू किया था, पूरे संघ का मैटर हो तो जीएसटी को जब लागू किया था तो उसमें जो हमने राज्यों का समर्थन भी लिया था। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद। तो ये 3 तरह से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर लागू है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान कठोर एवं लचीला है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है कि आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 1 में, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है। संघ शब्द की अगर हम बात करें तो संघ का अर्थ ये होता है कि हमारे भारत देश के अंदर, ठीक है, हमारे भारत देश के अंदर राज्यों, जितने भी राज्य हैं, और हमारा संघ, ठीक है, इसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, हमने अपने केंद्र में भी शक्तियां रखी हैं और राज्यों को भी शक्तियां दी हैं। आपने पढ़ी होंगी 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो हमारे यहाँ पर राज्यों में शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन केंद्र को जो है उसमें जो है शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, तो ये होती है संघात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक शासन व्यवस्था में एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जितने भी भारत में राज्य हैं, ये राज्य किसी समझौता के तहत हमारे देश से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे संघ में जुड़े हुए नहीं है। ये समझौता नहीं है कि यहाँ पर जो है तमिलनाडु किसी समझौते के तहत हमारे संघ से जुड़ा हुआ है, भारत देश से जुड़ा हुआ है कि मेरा मन करेगा तब मैं बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से जो है भारत देश से अलग नहीं हो सकता। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था जो हमने कहाँ से ली है, संविधान के स्रोत वाली अगर वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप अवश्य देख लेना।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो एक बार विजिट आप अवश्य करना, ठीक है। तो चलिए संघात्मक शासन व्यवस्था को चलिए पॉइंट की फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन। ये मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और कोई भी राज्य स्वेच्छा से संघ से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगली विशेषता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो देखिए हमारी जो न्यायपालिका है, हमारे 3 स्तंभ आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका की बात करें, कानून बनाना उसका काम होता है, संसद, ठीक है। कार्यपालिका, कानूनों को लागू करना। न्यायपालिका, निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से न्याय प्रदान करना। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका को संसद से अलग रखा गया है, ठीक है, जो कि स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगी, निष्पक्ष रूप से अपना काम करेगी। तो यही मतलब होता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का। तो देखिए, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। जब भी नागरिकों के मूल अधिकारों की बात आती है, उनका हनन होता है, तो यह सभी नागरिकों को एक अधिकार ये दिया गया है कि वह न्यायपालिका की शरण यानी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार। तो ये पॉइंट समझिए, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार, इसका अर्थ ये है कि न्यायपालिका जो है, जैसे विधायिका के द्वारा यानी संसद के द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसकी जांच करती है। जांच करने के दौरान अगर उस कानून में कोई भी ऐसी कमी पाई जाती है जिससे कि हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका उसको खारिज कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए इसका तात्पर्य क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी जाति, उसकी लिंग, उसके जन्म स्थान, उसके धर्म, इन सभी को दरकिनार करते हुए सभी को मत देने का अधिकार है। यानी एक व्यक्ति एक मत का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है, जिसकी भी उम्र 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, अब कर दी गई है 18 वर्ष, ठीक है। और यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1989 में। तो अब जो है 18 वर्ष का कोई भी नागरिक, उन सभी को जाति, धर्म, लिंग और जो भी इनके आधार पे, जन्म स्थान वगैरह के आधार पे उनको मत देने से नहीं रोका जाएगा। सभी का जो मत है वह बराबर होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक मत की अवधारणा हमारे यहाँ पर चलती है। तो यही होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो चलिए आइए देखते हैं पॉइंट। यहाँ देखिए, संविधान द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को बिना धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए बिना सरकार निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो यानी जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा। चलिए आगे देखते हैं अगली विशेषता, ठीक है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है। एकल नागरिकता, जैसे हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं वह चाहे किसी भी राज्य में रह रहे हों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कोई भी राज्य हो, लेकिन उनकी नागरिकता की जब बात आएगी तो वह केवल भारतीय होंगे, उन्हें अलग अलग राज्य की नागरिकता नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे कि एक होती है दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता चलती है अमेरिका में। अमेरिका में क्या होता है कि जो नागरिक वहाँ का अमेरिका की नागरिकता तो लेगा, लेकिन जिस राज्य में रह रहा है, सपोज करो कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, यहाँ पर अगर रह रहा है तो वहाँ की भी नागरिकता उसको लेनी होगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर चलती है एकल नागरिकता। देखिए, नागरिक चाहे किसी भी प्रांत, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, किंतु उसे भारत का नागरिक ही माना जाएगा। तो यह एकल नागरिकता हमारे संविधान की एक विशेषता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। तो देखिए, समाजवादी शब्द का अर्थ है कि
यह अपने नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। यानी समाजवादी शब्द से क्या अर्थ निकलता है कि यह जितने भी नागरिक हैं सबको सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक तौर पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और आर्थिक तौर पर भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कहने का कि सामाजिक तौर पर जैसे जाति धर्म के साथ में जो भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ वह, और आर्थिक भेदभाव मतलब जैसे कि दो लोग काम कर रहे हैं तो दो लोगों में जो वेतन की जब बात आएगी तो लोगों में जो है जाति धर्म को लेकर वेतन में कोई भी असमानता नहीं बरती जाएगी। तो यह समाजवादी शब्द जो है यह दर्शाता है कि सभी के साथ में चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो हर तरीके से समानता सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, तो यह है समाजवादी शब्द। अगला पॉइंट, ये जाति धर्म नस्ल लिंग जन्म स्थान और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अब इसमें दो विशेषताएं आ रही हैं, एक तो आ रहा समाजवादी और एक आ रहा पंथ निरपेक्ष। तो देखिए दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। हमारी प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। देखिए, धर्म निरपेक्ष शब्द और पंथ निरपेक्ष दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ मैं देखिए आपको बताता हूँ, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको एक ही समझते होंगे लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर ये होता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, और पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह होता है कि भारत किसी भी धर्म के साथ में विभेद नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करेगा। तो दोनों में इतना सा फर्क होता है, पर कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो बुकों में जो है शब्द का एक ही अर्थ आता है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे संविधान में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? पंथ निरपेक्ष, न कि धर्मनिरपेक्ष। चलिए आगे चलते हैं। अगली विशेषता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे चलती है। ठीक है, और लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता सर्वोपरि होती है। हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर जनता सर्वोपरि है। ठीक है, हम लोग ही सरकार चुनते हैं। गणराज्य का अर्थ यह होता है कि गणराज्य में जो देश का जो प्रमुख होता है वह वंशानुगत नहीं होता, उसको चुना जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, न कि वह वंशानुगत है ब्रिटेन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर देखें लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि जनता की शासन प्रशासन में अधिक से अधिक सहभागिता, यानी जनता सर्वोपरि। लोकतंत्रात्मक सरकार की शक्ति जनता में निहित होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लोकतंत्र का ही अर्थ ये होता है कि जनता में जो है शासन प्रशासन की अधिक से अधिक सहभागिता देखी जाती है, सबसे ऊपर जनता होती है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र के बारे में, एक कथन बोला था कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं गणराज्य। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? कि भारत का प्रमुख चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होगा या प्रमुख होगा उसको चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो इसको बोला जाता है गणराज्य। ठीक है, दोनों शब्द आप समझ चुके होंगे। देखिए एक एक ही शब्द में हमने दो दो विशेषता शामिल की है यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं, विभिन्न संविधानों का समावेश। तो यहाँ देखिए इसका तात्पर्य क्या है? विभिन्न संविधानों का समावेश मतलब हमने जो है अपने संविधान में अन्य देशों से भी बहुत सारे प्रावधानों को शामिल किया है। ठीक है, हमने लिया है ना संविधान के स्रोत, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमने ब्रिटेन से के लिए क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया। तो ये है विभिन्न संविधानों का समावेश। तो यह विशेषता भी है हमारे संविधान की कि हमने अलग अलग संविधानों से अलग अलग उपबंधों को शामिल किया है। तो चलिए देखिए, भारतीय संविधान में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सहित अनेक देशों के संविधान से विभिन्न उपबंधों को समाहित किया गया है। अगर इन सभी को अगर आपको पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको संविधान के स्रोत टॉपिक मिलेगा। वहां पर हमने इसमें बताया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सहित जितने भी देश हैं जहाँ से हमने कुछ न कुछ अपने संविधान में लिया है, सभी को वहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए
ये विशेषता हमने देखी। अब आगे टेस्ट लगाते हैं। देखिए, पिछली परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए, उनको भी शामिल किया गया है और इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, लचीला है, कठोर है या कठोर एवं लचीला है? तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारा संविधान कैसा है, कठोर एवं लचीला है। ठीक है, इस संघीय शब्द से आप कंफ्यूज मत होना। संघीय शब्द हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यह हमारे यहाँ की विशेषता है। ठीक है, राज्यों का संघ। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? यानी इसका संविधान का जो है अभिभावक कौन है? गार्जियंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? देखिए, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में यही बताया था कि संघीय हमारे यहाँ की विशेषता नहीं है, हमने संघीय शब्द की जगह पर किन शब्दों को स्थान दिया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है संघीय राज्य, इसको नहीं दिया। राज्यों का संघ या संघों का राज्य या इकाइयों का संघ, तो देखिए हमने जो जगह दी है अपने यहाँ पर वो है राज्यों का संघ। अनुच्छेद फर्स्ट जो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या शामिल है? राज्यों का संघ। चलिए आगे देखते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो हमने पढ़ा था पहले 21 वर्ष थी, अब कितनी होगी? 18 वर्ष, ऑप्शन सी। आगे अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सूचियों की बात करें तो 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान तो हमारे भारत देश का है। ठीक है, हमारे भारत देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आगे, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? देखिए, सर्वोच्चता की जब बात आती है तो इस प्रश्न को काफी हद तक गलत करते हैं स्टूडेंट। धर्म सबसे ऊपर है, संसद या सर्वोच्च न्यायालय या संविधान? तो बताइए इसमें सबसे ऊपर कौन है? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ऊपर है संविधान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यही भारत की जनता को इसमें शामिल किया जाता तो भारत की जनता इसका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखें, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका देखा जाता है? तो अमेरिका का, ब्रिटेन का, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 का। यहाँ से हमने जो हमारे मूल संविधान में जो 395 अनुच्छेद थे उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद इसी में से हमने शामिल किए हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो याद रखना इसको। आगे देखिए, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद थे 395। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान की नकल नहीं है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो देखिए हमारे सामने आंसर आ चुका है, हमारा संविधान जो है दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। हमने दूसरे देशों से भी बहुत सारे प्रावधानों को इसमें शामिल किया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, कोई मैच नहीं खाता ये। सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, बिल्कुल गलत। सभी वयस्क को मताधिकार है, यह भी गलत। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? राज्य स्तर पर कोई धर्म भारत का नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं, संविधान के अनुसार भारत है क्या है? संविधान के अनुसार अगर भारत की बात करें तो क्या है? अध्यक्षात्मक, ये गलत है। राजतंत्र भी हमारे यहाँ नहीं है, कुलीन तंत्र भी नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या है? संघात्मक प्रजातंत्र, यानी प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है। संघात्मक मतलब हम भारत का जो राज्यों का भारत जो है एक संघ है। ठीक है, तो संघात्मक हमारी विशेषता है और प्रजातंत्र भी हमारी विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का एकीकरण। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो संघीय व्यवस्था
कि एक विशेषता यहाँ पर कौन सी द्वारी नागरिकता नहीं, हमारे यहाँ पर तो एकल नागरिकता चलती है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति, तो ये भी गलत है, हमने संघ और राज्यों में भी शक्तियों का बंटवारा किया है। शक्तियों का एकीकरण, ये भी गलत है। संविधान की सर्वोच्चता, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता हमारे यहाँ पर है। आगे देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ब्रिटेन नहीं, यहाँ अलिखित संविधान है। दक्षिण अफ्रीका, ये भी नहीं। अमेरिका में लिखित संविधान है, लेकिन अवधारणा ने जन्म जो लिया था वह लिया था फ्रांस में। ये क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से याद रखना है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर, प्लीज़ कमेंट करके आप अवश्य बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको जो है हमारे चैनल से जुड़ी हुई PDF और पिक्चर कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आपको जुड़ के जो है बहुत ही अच्छा लगेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।